Greeting student, it is third chapter of history. The ruling the countryside. Countryside का मतलब होता है विलेज, यानी जो रूरल एरिया है उस एरिया में ब्रिटिशर ने किस तरीके से जो है रूलिंग की है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द कंपनी बिकेम द दीवान। दीवान वो होता है जो मनी को कलेक्ट करता है। मनी कलेक्टर कंपनी कब बनी है, यानी डेट यहां दी गई है 12 अगस्त 1765 और रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर ऑफिसर थे वहां। 12 अगस्त 1765 से पहले कंपनी को दीवान के तौर पर या रिवेन्यू कलेक्शन करने का कोई भी राइट्स वहां नहीं दिया गया था। जो मुगल शासक थे वहां उन्होंने ये राइट कंपनी को दिया था। अभी तक की जो मेजर प्रॉब्लम थी, यानी 1765 से पहले जो भी रॉ मटेरियल ब्रिटिश कंपनी को चाहिए था उसके बदले उसे गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड देकर वो चीजों को एक्सचेंज कर रहे थे। भारत से अगर कुछ भी रॉ मटेरियल उनको चाहिए तो गोल्ड और सिल्वर देकर भारत से वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब 1765 के बाद क्या हुआ, अब उनको जो एक्सपोर्ट करना था उसके लिए कलेक्शन तो इंडिया से ही हो रहा था, बंगाल से ही हो रहा था। अब इंडिया के पैसे से ही इंडिया का गुड्स उन्हें खरीदना स्टार्ट कर दिया। रिवेन्यू फॉर द कंपनी विद इन 5 ईयर गुड्स डबल, यानी 65 के बाद ही जो है 5 साल के बाद ही जो रिवेन्यू कलेक्शन था वो डबल हो गया। यानी 65 में जो राइट मिला उसके बाद उन्होंने डबल कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग तरीके उन्होंने इसमें इंप्लीमेंट किए। गुड वर परचेज विद इन द रिवेन्यू, यानी और जितना भी सामान वो खरीदते थे इंडिया से वो सारा का सारा रिवेन्यू यानी जो टैक्स कलेक्शन थे उसके थ्रू वो भारत से सामान खरीद रहे थे। इकोनॉमी ऑफ बंगाल फेस द डीप क्राइसिस, और यहाँ आर्थिक मंदी का दौर आ गया। पीजेंट्स ने बंगाल को छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो रॉ मटेरियल या गुड्स वगैरह था वो सारा ब्रिटिशर को बेचा जा रहा था, किसी दूसरे को सेल करना परमिट नहीं था और वो बहुत कम रेट के ऊपर उसको खरीदने का काम कर रहे थे। आर्टिसन वर फेस टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट द लो प्राइस। जैसे कि मैंने बताया जो आर्टिसन थे या वहां काम करने वाले थे उन सभी को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, यानी बहुत कम रेट के ऊपर जो है वो अपने गुड्स को वहां बेच रहे थे। उसके बाद है एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन कोलैप्स्ड, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम कर रहे थे पीजेंट्स वगैरह थे वो भी ऑलमोस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो गए, कोलैप्स्ड हो गए। उसमें भी उनको जो है अर्निंग नहीं हो रही थी। इन 1770 फेमाइन किल्ड 10 मिलियन, यानी लगभग 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी बंगाल में अकाल पड़ने की वजह से। उसके बाद है नीड टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर फेल्ट बाय द ब्रिटिशर टू नीड द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो ब्रिटिशर थे उन्होंने ऐसा महसूस किया अगर हमें ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट अगर हमें गेन करना है तो फिर हमें जो है एग्रीकल्चर के अंदर या लैंड के अंदर रिफॉर्म करने होंगे। उसके लिए उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज बनाई। तो इन 1793 के अंदर उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट एक प्लान बनाया। इसके थ्रू जो लैंड है वो जमींदार के अंडर दे दिया गया और जमींदार को ये बोला वो पीजेंट से, किसान से किसी भी तरीके से पैसा ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें एक फिक्स अमाउंट में जो है पैसा वो जमा करवाएंगे। और जो जमींदार फिक्स अमाउंट में रिवेन्यू जमा नहीं करवा सके उनके लैंड को सीज कर लिया, यानी जब्त कर लिया और उनको जो है जमीन से बेदखल कर दिया गया। जो उम्मीद थी ब्रिटिशर को कि लैंड रिफॉर्म होगा, जमींदार रिवेन्यू भी उनको देगा और उसके बाद लैंड रिफॉर्म के लिए कुछ काम भी करेगा। अब जमींदार ने रिवेन्यू तो काफी हद तक ब्रिटिशर को दिया, लेकिन लैंड के अंदर कोई रिफॉर्म वो
नहीं कर पाए, क्योंकि इतना ज्यादा जो है वहां से अर्निंग हो ही नहीं रहा था। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ द टैक्स, हमने बता ही दिया कि उनको ज्यादा अर्निंग वहां से नहीं हो रही थी। पीजेंट लेफ्ट देयर लैंड, और किसानों ने अपने लैंड छोड़ के बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा जो न्यू सिस्टम है महलवाड़ी सेटलमेंट। महलवाड़ी सेटलमेंट के अंदर अभी तक तो जो पीजेंट्स जमींदार हैं उनको उनसे कलेक्शन की जाती। महलवाड़ी सेटलमेंट के अंदर पूरे के पूरे विलेज को एक फिक्स अमाउंट में रिवेन्यू ब्रिटिशर को देना था, यानी गांव का जो मुखिया होगा पूरे गांव से कलेक्शन करेगा और पैसा फिर ब्रिटिशर लोगों को देगा। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।